इस दुनिया में कोई भी ऐसा घर परिवार नहीं है जिस घर में छोटी मोटी बातें या फिर झगड़े टकरार ना होते हों। पर इसका मतलब ये नहीं कि झगड़े टकरार करके गुस्से में घर ही छोड़ दें, क्योंकि एक बार इंसान जब नाराज़गी में अपना घर छोड़ देता है तो फिर उसे कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ जाता है। जब तक इंसान होश में आता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां हमेशा के लिए तबाह हो जाती हैं। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है, जिसके वजह से लड़की को अपने घर पहुंचने में 4 वर्ष लग जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल, भोजपुरी, उत्तर प्रदेश, जिला जौनपुर से। आज की ये जो घटना बिहार के राजधानी पटना की है। पटना का एक मोहल्ला पड़ता है धोबी घाट, और इसी धोबी घाट मोहल्ला का रहने वाला मोहम्मद आरिफ, जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास। आरिफ की पत्नी का नाम सुल्ताना, जिसकी उम्र है 24 साल। सुल्ताना जो नेपाल के लुम्बिनी जिले की रहने वाली है। सुल्ताना के पिता का नाम मोहम्मद हबीब। लगभग 4 साल पहले मोहम्मद आरिफ और सुल्ताना लव मैरिज करते हैं। इन 4 सालों में आरिफ के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही शादी का 4 साल का समय गुजरता है, एक दिन पति पत्नी के बीच में झगड़े हो जाते हैं। जब दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं तो सुल्ताना अपने पति से इस तरह नाराज़ हो जाती है कि गुस्से में अपने पति का घर छोड़ के दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाती है। सुल्ताना जब अपने पति का घर छोड़ कर के बाहर निकलती है तो अपने अब्बू के नंबर पर फ़ोन भी कर देती है कि मैं मायके में आ रही हूँ। सुल्ताना अपने दोनों बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन पर जाती है। वहाँ से ट्रेन पकड़ती है। ट्रेन पकड़ने के बाद वो बस्ती स्टेशन पहुँचती है। लेकिन जब सुल्ताना अपने दोनों बच्चों को लेकर स्टेशन पर पहुँचती है तब तक शाम हो जाती है। दरअसल सुल्ताना को रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर बस अड्डा ही पड़ता है, क्योंकि उसी बस अड्डे से उसको नेपाल की बस मिलती है। लेकिन रात हो जाने की वजह से सुल्ताना उसी स्टेशन पर रुक जाती है। अपने दोनों बच्चों को कुछ खिला पिलाकर स्टेशन पर ही सुला देती है और फिर स्टेशन पे इधर उधर टाइम काटना शुरू कर देती है। लेकिन सुल्ताना जब रेलवे स्टेशन पर घूम रही थी, उसी दौरान में सुल्ताना की मुलाकात एक लड़के से हो जाती है, जिसका नाम है जावेद, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास, जो बस्ती के ही इलाके का रहने वाला है। बस्ती स्टेशन के बगल में ही देह व्यापार का धंधा चालू था। जावेद उसी में दलाली का काम करता था। जावेद जब उसको इधर उधर घूमते हुए उसको देखता है तब उसके मन में कुछ चलने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि अब ये हम अपने जाल में इसको फंसाएंगे। वो उसके आसपास मंडराने लगता है। आसपास घूमते घूमते आखिरकार सुल्ताना के पास जाता है और उससे पूछताछ करता है कि इतनी रात को तुम अकेले रेलवे स्टेशन पर क्यों घूम रही हो। लेकिन जावेद जैसे ही इस तरह के सवाल उससे करता है तो सुल्ताना भी अपनी हकीकत बता देती है कि वो घर से झगड़ा टकरार करके गुस्से में अपना घर छोड़ के नेपाल जाने वाली है। सुल्ताना जैसे ही अपनी पूरी सच्चाई उसको बताती है, यह सुनकर जावेद एकदम खुश हो जाता है। जावेद को अब लगता है कि सुल्ताना उसके चंगुल में आ ही जाएगी। जावेद अब पूरी कोशिश करता है कि उसको झूठ बोल के अपने चंगुल में उसको फंसाऊं और उसके बाद में कुछ षड्यंत्र रचूं। तो वो बोलता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो हम तुम्हें बस अड्डे छोड़ सकते हैं और वहाँ पे तुम्हें बस मिलेगी, तुम अपने मायके चली जाना। जब ये बातें सुल्ताना से वो कहता है तो वो सुल्ताना भी उसके बातों में आ जाती है। वो बोलती है कि ठीक है, हमें बस अड्डे तक छोड़ दो, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। वो बाइक पे बिठाता है और वहाँ से थोड़ी ही दूर पे बस अड्डे पर लेकर जा पहुँचता है। लेकिन सुल्ताना जब बस अड्डे पर पहुँचती है तब उसे मालूम चलता है कि बस सुबह को 7 बजे के आसपास निकलने वाली है। सुल्ताना फिर से मुसीबत में पड़ जाती है। सुल्ताना के चेहरे पर परेशानी आने लगती है। अब वो क्या करे। अब वो इधर उधर फिर घूमने टहलने लगती है, कोई दिखता नहीं है। वो आदमी फिर से घूम के आता है। वो बोलता है कि यहाँ पे तो अब गाड़ी सुबह में ही मिलने वाली है, एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो, हमारे घर पर ही हम लोग रहेंगे, उसके बाद में सुबह में आपको गाड़ी पकड़ा दूँगा। तो वह भी तुरंत उसके घर पे जाने के लिए तैयार हो जाती है।
जावेद सुल्ताना को लेकर अपने कमरे पे जा पहुंचता है। कमरे पे लेके जाने के बाद उसके दोनों बच्चों को खिला पिला कर सुला देता है, लेकिन सुल्ताना के चाय में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला देता है और उसके बाद में वो चाय को उसको पिला देता है। फिर उसी रात ही उसके साथ में अवैध संबंध बनाता है और वो नशे के हालत में उसको थोड़ा सा भी कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जब सुबह होती है तो सुल्ताना को भी ये पूरा एहसास हो जाता है कि जावेद ने उसके साथ कुछ गलत ज़रूर किया है। लेकिन सच्चाई जानने के बावजूद भी सुल्ताना जावेद को कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि वो उसके घर पर थी। लेकिन सुबह में जब बस अड्डे पे जाने की बात वो करती है तो वो कुछ उल्टा पुल्टा उसके साथ में बोलने लगता है। वो ऐसा बोलता है कि तुम गरीब तो हो ही, कुछ ही दिनों में तुम इतना अच्छा खासा पैसा कमा लोगी कि तुम्हारी हर गरीबी दूर हो जाएगी। जावेद जब सुल्ताना को देह व्यापार के धंधे में उतारने की बात करता है तो सुल्ताना इस बात के लिए तैयार नहीं होती है। जावेद जब अपनी पूरी कोशिश कर लेता है, सुल्ताना जब उसकी बात नहीं मानती है तो जावेद को भी लगता है कि अब सुल्ताना उसके हाथ से निकलने वाली है। सुल्ताना जब प्यार से उसकी बात नहीं मानती है तो जावेद उसके साथ सख्ती से पेश आता है। कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चों की हत्या कर दूंगा। जब तरह तरह की प्रताड़ना सुल्ताना के ऊपर करना शुरू करता है, आखिरकार मजबूर होकर सुल्ताना जावेद के चंगुल में आ ही जाती है और इसी बस्ती स्टेशन के बगल में ही देह व्यापार का धंधा चलता रहता है। सुल्ताना के दोनों बच्चों का एक स्कूल में दाखिला करवा देता है। सुल्ताना के लिए अलग से एक कमरा दिलवा देता है और उन दोनों बच्चों को अपने पास ही रखता है। दरअसल जावेद को लगता है कि ये जब तक बच्चे हमारे पास रहेंगे तब तक सुल्ताना भाग नहीं पाएगी, और होता भी सेम ऐसा ही है। सुल्ताना इस कदर से चंगुल में फंस जाती है कि ना चाहते हुए वो देह व्यापार के धंधे में उतर जाती है। लगभग 4 साल बीत जाते हैं। इन 4 सालों में सुल्ताना बहुत बार भागने की कोशिश करती है। दरअसल देह व्यापार के धंधे में जो महिलाएं फंस जाती हैं, हर तीसरे चौथे महीने में उन्हें सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ता है जांच करवाने के लिए। सुल्ताना जब पहली बार हॉस्पिटल में जाती है तो वहीं से भागने का भी प्लान करती है। अपने दोनों बच्चों का भी ट्रीटमेंट कराने का बहाना बनाकर अपने साथ लेकर जाती है। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचती है, ये सारी सच्चाई जावेद को मालूम चल जाती है। इससे पहले कि सुल्ताना अपने बच्चों को लेकर भागती, जावेद हॉस्पिटल के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। सुल्ताना जब अपनी जांच करा के बाहर निकल रही थी, इसके बाद से जावेद उसका हाथ पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती ले करके फिर से कमरे पर चला आता है। सुल्ताना उससे हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे जाने दो, लेकिन जब अपनी जिद पर उतरती है तो जावेद उसकी बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है। सुल्ताना को इसके बाद से कभी मौका मिलता ही नहीं है। दरअसल सुल्ताना भी मान चुकी थी कि अब उसकी पूरी ज़िंदगी यहीं पे कटेगी। लेकिन जैसे ही 4 साल का समय गुजरता है, एक दिन सुल्ताना का मुलाकात एक कस्टमर से होता है। कस्टमर को सुल्ताना लेकर जब अंदर जाती है, उससे बातचीत जब करती है तो कस्टमर अपना नाम ओम प्रकाश बताता है। दरअसल ओम प्रकाश नेपाल के लुम्बिनी ज़िले का ही रहने वाला था। उसकी भाषा सुनकर सुल्ताना को यह पूरा यकीन हो जाता है कि ओम प्रकाश उसी के इलाके का ही रहने वाला है। ओम प्रकाश से जब पूछताछ करती है तो ओम प्रकाश भी अपनी पूरी एड्रेस बता देता है। कहता है कि इस बस्ती ज़िले में मेरी एक बहन की शादी हुई है। मैं जब भी अपने बहन के घर पे आता हूँ तो अक्सर इस एरिए में आता हूँ। लेकिन सुल्ताना को जब मालूम चलता है कि ओम प्रकाश उसी के इलाके का रहने वाला है तो ओम प्रकाश से सुल्ताना ने अपनी पूरी कहानी बता देती है। कहती है कि मैं बुरी तरीके से यहाँ फंस चुकी हूँ, मैं चाह कर भी अपने अब्बू के पास नहीं जा सकती। क्या तुम ये संदेश मेरे अब्बू तक पहुँचा सकते हो? ओम प्रकाश सुल्ताना से वादा करता है कि मैं तुम्हें अपने अब्बू से ज़रूर मिलवाऊँगा। इसके बाद से ओम प्रकाश जब नेपाल में जाता है, सुल्ताना जब उसको एड्रेस देती है, उस एड्रेस पे जाता है। उसके अब्बू मोहम्मद हबीब से मुलाकात होती है। मोहम्मद हबीब से मुलाकात जब होती है तो वो लेकिन पूरी सच्चाई उनको नहीं बताता है, सिर्फ उनका नंबर लेता है। फिर से जब वापस बस्ती अपने बहन के घर पे वो पहुंचता है, वहाँ पे जाकर सुल्ताना से मुलाकात करता है और उसी नंबर पे अपने ही मोबाइल से सुल्ताना को उसके अब्बू से बातचीत करवाता है। 4 सालों बाद जब सुल्ताना अपने अब्बू से बातचीत करती है तो इधर जब मोहम्मद हबीब को अपनी बेटी से बातचीत होता है तो मोहम्मद हबीब को अपने कानों पर यकीन भी नहीं होता है। सुल्ताना जब फ़ोन पर रोने लगती है तो मोहम्मद हबीब कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पति के नंबर पर फ़ोन भी किया था। जब मैंने उससे पूछा था तो उसने मुझे बस इतना जवाब दिया था कि
वो मेरे लिए मर चुकी है। तो मैं भी यकीन कर चुका था कि मेरी बेटी शायद अब दुनिया में नहीं है। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कहीं कुछ नहीं पता चला। लेकिन सुल्ताना जब अपने अब्बू से बातचीत करती है तो अपनी पूरी कहानी बता देती है कि जब वो मायके के लिए आ रही थी कैसे कैसे उसके साथ क्या क्या चाल चली गई। पूरी सारी कहानी वो अपने बाप से बताती है। तो उसका बाप सुल्ताना को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं कैसे भी करके तुम्हें वहाँ से ज़रूर निकलवाऊँगा। लेकिन जब ये बात करता है निकलवाने का, तो सुल्ताना भी अपने अब्बू को समझाते हुए कहती है कि यहाँ पे ऐसे मत आना, क्योंकि यहाँ पे आना तो एक कस्टमर बन के आना, क्योंकि अगर यहाँ पे मालूम चल गया कि आप कस्टमर बन के नहीं आ रहे हो, हमारे अब्बू बन के आ रहे हो, तो तुम्हें ये जान से मार देंगे। इसके बाद से मोहम्मद हबीब बस्ती में आता है और उस इलाके में जाता है। मोहम्मद हबीब काफ़ी बूढ़ा व्यक्ति था। जब वहाँ के इलाके में जाता है तो वहाँ की महिलाएं देखकर तरह तरह की बातें करती रहती हैं। दरअसल उस इलाके में जाने के बाद मोहम्मद हबीब को भी बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन कैसे कैसे भी करके वो अपनी बेटी को हर जगहों पर तलाश करता है। मोहम्मद हबीब 2 दिनों तक अपने बेटी के तलाश में थे, लेकिन सुल्ताना कहीं नहीं मिलती है। जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, तीसरे दिन जब मोहम्मद हबीब उस इलाके में जाते हैं, आखिरकार सुल्ताना उसे मिल ही जाती हैं। लेकिन सुल्ताना जब अपने अब्बू के सामने देखती हैं तो अपने अब्बू से बिल्कुल एक कस्टमर के जैसा व्यवहार करती हैं, ताकि किसी को शक भी ना हो सके कि मोहम्मद हबीब उसका बाप है। सुल्ताना अपने अब्बू को लेकर कमरे में जाती है और उसे अपने गले लगाकर काफ़ी देर तक बहुत रोती है। सुल्ताना को जब इस हालत में मोहम्मद हबीब देखता है तो अपनी बेटी को देखकर वो भी बहुत रोता है। इसके बाद से मोहम्मद हबीब कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। सुल्ताना कहती है कि ये इतना आसान नहीं है कि मैं आपके साथ चल सकूं। सुल्ताना कहती है कि यहाँ के बगल में ही पुरानी बस्ती थाने में आप जाइए और जा कर के वहाँ पे थाना प्रभारी से मुलाकात करिए, वही हमारी मदद कर सकते हैं। सुल्ताना जैसे जैसे सुझाव अपने अब्बू को देती है, 11 जनवरी 2014 को मोहम्मद हबीब पुरानी बस्ती थाने में जाता है और जाकर के थाने प्रभारी प्रदीप सिंह के सीधे पैर पकड़ लेता है और रोते हुए बताता है, अपने बेटी की पूरी कहानी बता देता है। थाना प्रभारी प्रदीप सिंह जब इसकी कहानी पूरी सुनते हैं तो प्रदीप सिंह भी एकदम से गुस्से में आ जाते हैं। वो दिलासा दिलाते हुए कहते हैं कि कैसे भी करके मैं तुम्हारी बच्ची को इस चंगुल से ज़रूर छुड़ाऊंगा। 11 जनवरी 2014 को ही थाना प्रभारी मोहम्मद हबीब को अपने साथ लेकर बस्ती के देह व्यापार के इलाके में जाते हैं और जाकर के रेड मारते हैं, जहां पर सुल्ताना उन्हें मिलती है। सुल्ताना को तो पुलिस अपने साथ लाती है, लेकिन सुल्ताना के एक तहरीर पे उसके साथ में धोखा करने वाले जाविद को भी गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल पुलिस ने जाविद को जेल तो भेज दिया है, लेकिन पुलिस जब सुल्ताना को लेकर के जब थाने में जाती है, उसे पूछताछ करती है, तो सुल्ताना रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरी किस्मत अच्छी थी जो कि मैं 4 सालों में बाहर निकल गई। दरअसल उस इलाके में मेरे जैसे न जाने कितनी लड़कियां हैं, लेकिन जितनी भी लड़कियां हैं उसमें मैक्सिमम बिहार और नेपाल की ही रहने वाली हैं। सुल्ताना सब रोते हुए सारे लड़कियों के बारे में ये पुलिस को बताती है, तो थाना प्रभारी भी ऐसा कहता है कि जितनी भी लड़कियां उसमें फंसी हैं मैं उन सबको बाहर निकालने की कोशिश ज़रूर करूंगा। फिलहाल सुल्ताना अपने अब्बू के साथ अपने मायके चली जाती है। अपने मायके में ही अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगती है। इन सारे हादसों को भुलाने की भी कोशिश कर दी है। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि ऐसे मामले अक्सर सुनने को मिलते ही रहते हैं। ये बिहार की सच्ची कहानी है। अगर आप हमारे वीडियो में लास्ट में कमेंट कर रहे हैं तो मैं उन 5 कमेंट करने वालों का नाम नेक्स्ट वीडियो में लेता हूं। बस आपसे इतना कहना चाहूँगा, अगर ये वीडियो हमारा आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, और अगर ये वीडियो हमारा फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।